अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा और बहुत खुशगवार गुजरेगा। शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा हम बागों के शहर लाहौर के मौसम की बात कर लें। आज लाहौर का मौसम कैसा रहेगा ये हमें बताएंगी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा। फ़ाखरा बताइएगा आज कैसा रहने वाला है लाहौर का मौसम, एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, क्योंकि लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में अगर हम देखें तो टॉप पर रैंक कर रहा है। जी, बागों के शहर के मौसम की बात की जाए तो शहर का मौसम सुहाना हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान फ़िलहाल बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई। शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में भी मुसलसल कमी महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से सर्दी में मज़ीद इजाफा महसूस किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासब है 65% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। खुश सर्द हवाएं चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। बारिश ना होने से शहर में जो फ़िज़ाई आलूदगी वो भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। फ़िज़ाई आलूदगी के फरिश्त में लाहौर शहर आज भी पहले नंबर पर आ गया है। 247 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना दरपेश है और शहरी जो बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। सांस लेने के जो मरीज़ हैं उनको भी सांस में मुश्किलात का सामना दरपेश है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद रहें, मास्क और थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। स्टोरी की तरफ आएंगे एक ऐसी खातून जिसका ताल्लुक भारत से है, आपके साथ इसकी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे। फ्रॉम द लास्ट 32 ईयर्स इस खातून ने अपने बाल नहीं कटवाए। जब ये खातून 14 साल की थी, यानी कि तब बच्ची थी ऑब्वियसली, तब से लेकर नाउ शी इज़ 46 ईयर्स ओल्ड लेडी और अभी तक इसने अपने बाल नहीं कटवाए और अब इसके बालों की जो लेंथ है वो 7 फीट 9 इंचेस है और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये अपना नाम जो है इस बुनियाद पर दर्ज करवा चुकी है। और इस खातून से जब बेसिकली हर इंसान की मोटिवेशन होती है कि वो कोई बाल लंबे कर रहा है, अगर उसने नाखून बहुत लंबे किए हैं या किसी की कोई मुख्तलिफ खुसूसियत की अगर हम बात करें, सो मोटिवेशन होती है, इंस्पिरेशन होती है। जब इस खातून से पूछा गया कि भाई आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या थी कि आपने इतने लंबे बाल कर लिए, सो इसका ये कहना था कि 1980s में जब मैं भारतीय मूवीज़ देखती थी और उसमें हीरोइंस के बहुत लंबे बाल देखती थी तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी। प्लस अगर हम हिंदू मज़हब की बात करें सो उसमें ख़वातीन जो हैं उनका बाल कटवाना अपशगुन समझा जाता है। पर इसके साथ साथ एक और चीज़ कि जितनी भी देवियाँ होती हैं हिंदुओं की, जिनकी वो एक्चुअली में पूजा कर रहे होते हैं, उनके भी बाल जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लंबे ही होते हैं। सो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन यहाँ से आई। 14 साल की एज से इस खातून ने बाल लंबे करने शुरू किए और अब आप इसके बालों की क्या लेंथ है और किस तरह के ये बाल लगते हैं ये आप इस वक्त हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। वैसे मैं हैरान होती हूँ कि ये हमसे तो छोटे छोटे बाल नहीं संभाले जाते इतनी कम लेंथ के साथ, ये किस तरह अपने बालों की हिफाजत करती होगी, इनकी टेक केयर करती होगी, इनकी नरिशमेंट का ख्याल रखती होगी, इनको वॉश करती होगी। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। मतलब ये कहने की बात है, अप्रिशिएबल चीज़ है कि उसने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज करवाया। वैसे मुझे इस वक्त किसी चुड़ैल नुमा खातून के बाल लग रहे हैं, अगर अभी आप देखें जिस तरह से इसकी लेंथ जो है वो फैली हुई है। एनीहाउ, आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जापान से ताल्लुक़ रखने वाले एक मर्द की कहानी। और इस किस्म की एक स्टोरी हम आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं। $14,000 लगाकर ख़ुद को कुत्ते में तब्दील करने वाला शख्स, जो बेसिकली डॉग्स का एक टेस्ट था जिसमें उनकी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ और खेलों की बुनियाद पर डॉग्स की असेसमेंट की जाती है, वो ये टेस्ट जो है वो हार गया। लेकिन इस इंसान ने बेसिकली, है तो ये इंसान लेकिन इसको डॉग्स बहुत पसंद थे और इसने सोचा कि क्यों ना अपना रूप जो है वो डॉग्स वाला बना लिया जाए, जिसके लिए इसने एक कंपनी से रब्ता किया जो कि बॉडी सूट्स तैयार करती थी, 3D मॉडल्स तैयार करती थी और डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स तैयार करती थी।
इस कंपनी को इस शख्स ने तकरीबन $14,000 दिए और 40 दिनों में हकीकत से करीब तर जो कॉस्ट्यूम था, लिबास था, वो तैयार करके पहना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेस्ट पास करने में ये जो शख्स है ये कामयाब नहीं हो सका। तो मैं लोगों के जब शौक़ सुनती हूँ, देखती हूँ और इस किस्म की स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ तो लिटरली मैं खुद हैरान रह जाती हूँ कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग जो हैं कैसे कैसे शौक़ के साथ पाए जाते हैं। एनी हाउ, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद और आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाईलाइट्स के साथ, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। सबसे पहले आज के शो में हम बात करेंगे सॉफ़्ट ड्रिंक्स के इस्तेमाल पर। सॉफ़्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कितना ख़तरनाक हो सकता है, किस हद तक ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ हमारा मुआशरा इतना हिपोक्रेट यानी कि मुनाफिक क्यों है, मुनाफिकत किस तरह इनफरादी साख को नुकसान पहुँचाती है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डिजिटाइज़ करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। बेसिकली इनिशिएटिव है क्या, इस हवाले से भी डिटेल्स आज के इस शो में आपके साथ शेयर करेंगे। मसनूई बारिश बरसाने वाले तैयारों की अदम दस्तयाबी, हुकूमत को स्मॉग पर काबू पाने के लिए मुजव्वज़ा प्रोग्राम खटाई में पड़ता जा रहा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये प्लान बेसिकली जो है वो कहाँ तक पहुँचा है और आपको मिलवाएंगे एक ऐसे होनहार इंसान से जिसने मुतादिद बार गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। सो राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें आज हम बात करेंगे आपकी सेहत की और आपकी सेहत पर सॉफ़्ट ड्रिंक का जो इस्तेमाल है वो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। जब हम फिज़ी ड्रिंक्स की बात करते हैं, सॉफ़्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं, सोडा ड्रिंक्स की बात करते हैं या आर्टिफिशियल जूसेस की बात करते हैं, ये तमाम चीज़ें दे आर फुल ऑफ शुगर्स। और जब कोई भी इंसान इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, सो होता क्या है कि उसकी बॉडी पर इसके नेगेटिव असरात जो हैं वो नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। सो कैसे इन असरात को एवॉइड किया जा सकता है। प्लस अगर एक और चीज़ देखी जाए सो ये भी कहा जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स हैं वो किसी भी इंसान में हार्ट अटैक के चांसेस और फॉलेज के चांसेस इनको भी बढ़ा देते हैं। सो सॉफ़्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कितनी अमाउंट में करना चाहिए, किस अंदाज़ में ये आप सबकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, इस पर अभी हम बात करेंगे। और आपके भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं सो आप भी आज के इस शो में लाइव कॉल करके शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। अगर आपका कोई तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो भी आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो मेरे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं समन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक्स की जब हम बात करते हैं, सोडा ड्रिंक्स की, फिज़ी ड्रिंक्स की, क्या ये तमाम सभी एक ही कैटेगरी में आती हैं और कितना नुकसान होता है अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो? अच्छा रोमा, बेसिकली ये जितनी भी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और पैकेज चीज़ें हैं, ये डब्बे वाले जूस हैं, इट्स काइंड ऑफ स्लो पॉइजन जो हम डेली बेसिस पे खुद भी ले रहे हैं और अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है कि अगर कहीं भी जाना है तो हम सबसे पहले स्टार्ट पानी से नहीं करते, हम ये कोल्ड ड्रिंक्स ही आगे रखते हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर हमें बस ये होता है कि प्रोसेस चीज़ें दे दें। तो इसमें बेसिकली वाइट शुगर है और वाइट शुगर तमाम बीमारियों का मेन कल्प्रिट है। जितना आप अपनी बॉडी में वाइट शुगर डालेंगे वो आपकी बॉडी में जाकर आपके ब्लड में जो है वो स्पाइक अप करेगा आपके शुगर लेवल को। तो इसी की वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, जिन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल होता है वो ज़्यादा ये जो आपकी क्रॉनिक डिजीज़ हैं इनकी तरफ जाते हैं, जिसमें डायबिटीज़ आ सकता है, आपके कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो सकता है, ओबेसिटी। जितनी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं आपका वेट गेन वेट उतना ही पुट ऑन होता है आपकी बॉडी में। और आजकल आप देखेंगे बच्चों में कितने बोन हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस आना शुरू हो गया, क्योंकि बेसिकली जितनी ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये जितने प्रोसेस चीज़ें हैं, इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है और फॉस्फोरस आपकी बॉडी में कैल्शियम के साथ बाइंड होकर कैल्शियम को ड्रेन आउट कर देता है बॉडी से। तो और आपकी जो बोन्स हैं वो पोरस हो जाती हैं, जिसे कहा जाता है खोखली हो जाती हैं। तो आजकल बोन हेल्थ इश्यूज़ कितने ज़्यादा आ गए हैं। तो जितनी प्रोसेस चीज़ें हैं, जितने डब्बे वाले जूस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारे अच्छा, ये तमाम जो चीज़ें जो अभी आप भी मेंशन कर रही हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स,
फिजी ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, इनमें क्या डिफरेंस है? क्या ये तमाम चीज़ें एक ही हैं? ये तमाम चीज़ें एक हैं और इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए हुए हैं इनकी शेल्फ लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए। लेकिन जब आप ये देखें कि आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड की जाएंगी तो ऑर्गेनिक चीज़ तो कभी आपकी बॉडी को मिलेगी नहीं। जितनी आपकी अनहेल्दी बॉडी में आपकी चीज़ें जाएंगी, अनहेल्दी डाइट जाएगी, उसके बुरे असरात इवेंचुअली आपकी बॉडी पे होंगे ही होंगे। आपको उस टाइम के लिए तो एक सेंस ऑफ प्लेयर आ जाता है, हम बोतल जब पीते हैं। लेकिन ये देखें, हमें ये क्या होता है कि अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करूं, ऑब्वियसली मेरे भी लाइफस्टाइल में मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करती या सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा कोई हैवी किस्म का फूड खाया हो, कभी फास्ट फूड खाई हो, जब हम उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं सो ऑटोमेटिकली बर्ब्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे लगता है चीज़ जो है जो हमने खाया वो डाइजेस्ट हो रहा होता है। सो ये क्या चीज़ है? अच्छा रोमा, ये बेसिकली ना थोड़ा सा एक हमारी साइकी ऐसी बन गई है, हमने खुद को इतना एडिक्ट बना दिया है। हमारे घरों में ये भी ट्रेंड है ना कि अगर कोई चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही, तो हम कहते हैं स्प्राइट पी लें, या कोई भी चीज़, कोई भी आप कहते हैं पेट खराब है, वॉमिटिंग आ रही है, स्प्राइट के अंदर काला नमक और नींबू डाल के वो इस्तेमाल पीना शुरू कर दें, लेकिन उससे फ़र्क तो पड़ता है। अच्छा, वो हमारी साइकी वैसे बन गई हुई है ना। आप ये देखें कि उस टाइम के लिए आपके वो जो आपकी प्रोसेस चीज़ें हैं वो आपको सेंस ऑफ प्लेयर देंगी। हम जितनी ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं हम वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब आप लेटर ऑन आप अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को अनहेल्दी पे रखेंगे, उसके लेटर ऑन साइड इफेक्ट्स तो इवेंचुअली आएंगे आपकी बॉडी में। अक्सर ये कहा जाता है ना, अचानक उसका ब्लड प्रेशर शूट हो गया, अचानक ये प्रॉब्लम हो गई। वो अचानक नहीं हो रही होती, वो बहुत टाइम से हम अपनी बॉडी को बड़ी अनहेल्दी डाइट में दे रहे होते हैं अपनी बॉडी को, उसके इफेक्ट्स होते हैं जो उस टाइम पे हमें हमारी बॉडी में नज़र आ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा, एक और ये चीज़ कि कितना इस्तेमाल, यानी कि सेफ़ हम जोन में रहते हैं, अगर हम पर वीक कितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल करें सो हम एक डेंजर जोन में दाखिल नहीं होंगे, यानी सेफ साइड क्या है, कितनी अमाउंट में हम पर वीक जो है या पर मंथ कितनी हमें बॉटल्स जो हैं वो कंज्यूम कर लेनी चाहिए, उससे कोई हार्म नहीं होता? अच्छा रोमा, अगर आप बीइंग अ डाइटिशियन मुझसे पूछें तो आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ जाएं या आप डब्बे वाले जूस की तरफ जाएं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो आपने उसमें वो वाली चीज़ खरीदनी, आप वही फ्रेश फ्रूट जूस ले लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस चीज़ें उनमें फ्रुक्टोज जो होता है, कॉर्न सिरप, ये बड़ा ऐड ऑन होता है जो आपकी बॉडी में से कैल्शियम, विटामिन डी को निकाल देता है। तो कोशिश करें कि टॉक अबाउट द सोडा ड्रिंक्स, तो उसमें जो कैल्शियम है आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है वाया यूरिन या ऑब्वियसली और भी तरीकों से, लेकिन ये नुकसानदेह है। लेकिन मैं एक और चीज़, अगर आप सेफ जोन में कब रहते हैं, मेरे ख्याल में अगर हम वंस इन अ वाइल, वंस अ वीक अगर हम सोडा ड्रिंक्स या फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतना नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर मैंने बहुत से लोगों को देखा जो सुबह दोपहर शाम यानी अक्सर उनके नाश्तों के साथ भी फिजी ड्रिंक्स होते हैं, सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जिन लोगों के लाइफ स्टाइल में सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इवेंचुअली उनकी सेहत पर किस किस्म के असरात जो हैं वो नुमायाँ होने लग जाते हैं। अच्छा रोमा, उसमें तो सबसे पहले आप ये देखें कि उनमें बॉर्न हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू होंगे। एक तो ये है कि आप बीएमडी जब भी करवाते हैं पेशेंट्स का, तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस और बच्चों में रिकेट्स आ गए हैं। सेकेंडली, चाइल्डहुड ओबेसिटी वो बहुत कॉमन हो गई है। आप देखें बच्चों में, क्योंकि हमें होता है कि बच्चा अगर रो रहा है तो हम उसके फीडर में दूध के बजाय ये ड्रिंक्स ऐड कर देते हैं कि बच्चा पीता रहे। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी, बिल्कुल कुछ तो खा रहा है, लेकिन वो जो जा रहा है वो अनहेल्दी चीज़ है ना, उसके कोई आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट डेंस ताकत की चीज़ें नहीं जा रही। तो ये मैटर करता है कि आपके चॉइसेस क्या हैं फूड के, आप क्या बच्चे को दे रहे हैं, आप खुद क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये है कि वंस अ वाइल हम रिकमेंड कर देते हैं कि वो लेना शुरू कर दें। अच्छा, एक और ट्रेंड है कि यहाँ पे कहा जाता है कि जो डाइट कोक है या डाइट स्प्राइट, कोई भी डाइट फ्रीजी ड्रिंक्स हैं, वो हम पी लेंगे तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। उसमें भी उतना ही फॉस्फोरस है, उसमें भी उतना ही शुगर कंटेंट है जितना नॉर्मल आपके एक कैन में होता है। आप एक ग्लास कोई भी किसी भी ड्रिंक का रखें, उसमें 9 to 10 टेबल स्पून जो चाय के चम्मच होते हैं ना, शुगर होती है। जबकि नॉर्मल अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर देखा जाए तो जो लड़कियां हैं उनमें आपने पर डे 6 to 7 टेबल स्पून पर डे आपने करनी है, और आप एक ग्लास से ही 9 से 10 टेबल स्पून ले। और मेरे ख्याल में ये जो कहा जाता है, चाहे ये रिकमेंडेशन ही क्यों ना हो कि 7 to 8 टी स्पून या टेबल स्पून आपके लिए इनफ है, मेरे ख्याल में शुगर का इस्तेमाल, एंड वाइट शुगर इज़ वेरी हार्मफुल टू योर हेल्थ, तो इसका इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑल्टरनेटिव्स पर हम जा सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं फिजी ड्रिंक्स की, सो उससे हमें बहुत ज़्यादा शुगर मिल रही होती है, अल्टीमेटली हमारी ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन राइट नाउ आई एम हैविंग अ कॉलर। अकमल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे अकमल साहब आप? मैं डॉक्टर साहब से ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे ये ख़ानदान में ना ये मोटापा बहुत ज़्यादा है,
ٹھیک ہے. تو یہ جو سافٹ ڈرنک ہے نا یہ ہم استعمال نہیں کرتے, زیادہ ٹھیک ہے. استعمال نہیں کرتے, بہت کم استعمال کرتے ہیں. تو موٹاپا ہمارے خاندان میں نا پھیلا ہوا ہے, اس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ تو پھر جینیٹک میں ایک چیز ہے نا, جینز میں ایک چیز رن کر رہی ہے. اکمل تھینک یو سو مچ. جینز میں جب چیز رن کر رہی ہے سو آپ تھرو ایکسرسائزز اپنا ڈائٹ کا پورشن کنٹرول کر کے ان چیزوں کو پریونٹ کر سکتے ہیں, ایوائڈ کر سکتے ہیں, ان کے چانسز کو منیمائز کر سکتے ہیں. اپنی خوراک کا دھیان رکھیں, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن جو چیز آپ کی جینز میں رن کر رہی ہے اس کو پریونٹ نہیں کیا جا سکتا. مجھے یاد ہے کہ میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بہت کوکیٹک تھی, بہت ہمارے بریک فاسٹ جیسے بھی آپ نے مینشن کیا کہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہمارا ہوتا تھا کہ لنچ کرنا ہے, کیونکہ کینٹین سے کیفے سے وہی چیزیں اویلیبل ہوتی تھیں کہ ہم نے جو بھی چیز لینی ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈرنک تو ملتی تھی. لیکن جیسے آپ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں ڈرنکس کا, اس کا بڑا اچھا افیکٹ ہے آپ کی ہیلتھ پہ, اور اسپیشلی جو لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. بالکل. اچھا, ان کے بھی سوال کا آپ جواب دے دیں. میرے نزدیک تو جو اس کا آنسر تھا کہ جینس میں جو چیز رن کر رہی ہو ہم اس کے چانسز کو منیمائز کر سکتے ہیں لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن وہ اوبیسٹی کے بارے میں جینیٹک جینس میں اوبیسٹی ہے نا, تو پورے خاندان میں موٹاپا ہے. اچھا, وہ ویری کرتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ جینس میں اگر ہوتا ہے تو وہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ 80% تو آپ کے آگے کی جو آپ کی جنریشن ہوتی ہے اس میں کنورٹ ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن ہم اس کو ایز اے ڈائٹ, ہم ڈائٹیشین اگر ہم کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پورشن کنٹرول کر دیں, لائف اسٹائل کو اچھا کر لیں, فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج ہو جائیں. ٹائمنگس بہت میٹر کرتے ہیں کہ آپ کس ٹائم پہ کیا کنزیوم کر رہے ہیں, کہ اگر آپ ایک ٹائم پہ جینیٹکلی تو ایک فیکٹر ہے ہی ہے, لیکن اب آپ نے خود کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ میں کون سا پورشن کتنی اماؤنٹ میں لے رہے ہیں اور کیا چیز لے رہے ہیں کہ وہ آپ کو کیا افیکٹس دے رہی ہے. جنک فوڈ تو نہیں لے رہے کہیں, اور اگر ڈرنکس کا ہے تو آپ وہ فریش فروٹ جوسز کی طرف چلے جائیں, اس میں شوگر کانٹینٹ نہ ڈالیں, چینی نہ ڈالیں, اپنے ٹائمنگ فکس کر لیں اور فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں جیسے وائٹ شوگر ہے, میدا ہے, ان چیزوں کو آپ اپنے لائف اسٹائل سے نکال دیں, تب بھی بہت فرق پڑتا ہے. جو چیز ایک جینس میں اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے چانسز منیمائز کیے جا سکتے ہیں. ایک اور چیز سمن میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں جیسے ابھی 2-3 مہینوں میں انشاءاللہ رمضان بھی آ جائیں گے تو دودھ سوڈا بہت استعمال کیا جاتا ہے. اب دودھ سوڈا جو ہے میری اپنی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق تو آپ کی باڈی سے کیلشیم اور دودھ کے بھی کیلشیم کو ضائع کرتا ہے. اب بہت سے لوگ جو ہیں اسپیشلی اف آئی ٹاک اباؤٹ دا سمر سیزن سو اس میں دودھ سوڈا کا بہت استعمال کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ٹھنڈ پڑ گئی ہے اگر ہم نے دودھ سوڈا استعمال کیا ہے. کس انداز میں دودھ سوڈا کسی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے, بیکاز اس میں بھی تو ہم ایک فزی ڈرنک سوڈا ڈرنک دودھ کے اندر ایڈ کر رہے ہیں. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ دودھ کے اندر اگر ہم چینی ایڈ کرتے ہیں تو آپ نے اس میں سے کیلشیم کانٹینٹ کو ڈرین آؤٹ کر دیا, ختم کر دیا آپ نے اس میں. جب بھی آپ دودھ کے اندر کوئی بھی وائٹ پروسیس چیز ایڈ کریں گے یا آپ نے کوئی بھی ڈرنک ایڈ کر دی ہے تو جو آپ کے ملک نے آپ کو کیلشیم دینا ہے وہ تو آپ نے وہیں پہ ختم کر دیا اس کو. تو کوشش یہ کریں کہ رمضان ہے تو اس میں بھی آپ یہ جو ہم لیمن واٹر جو سکنجوی ہیں اس کی طرف لے جاتے ہیں, پھلوں کے جوس کی طرف لے جاتے ہیں, گرمیوں میں ہم ستو کی طرف لے جاتے ہیں, یا جو ہے ہم اس میں لسی کی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ نے نمکین زیادہ نمک نہیں ڈالنا, چینی نہیں ڈالنی. ان چیزوں کو تھوڑا سا ہم ماڈیفائی کر کے ان کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ فزی ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے آہستہ آہستہ وہ خراب ہونے لگ جاتی ہے. ہاؤ از دس پاسبل کہ اگر آپ فزی ڈرنکس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہونے لگ جاتی ہے؟ اچھا روما, بیسکلی جب بھی ہم کوئی ڈائٹ لیتے ہیں اس کی آپ کی برین ڈیولپمنٹ اور فزیکل ڈیولپمنٹ, مینٹل اور فزیکل دونوں پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے نا. جب آپ نے اپنے آپ کو ایک انہیلدی چیز پر ہی رکھا ہوا ہے اس نے ایونچولی الٹیمیٹلی اس نے آپ کی باڈی پہ مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی ہارمفل افیکٹ لے کر آنے ہی آنے ہیں. اور ان میں ہم جیسے کہتے ہیں نا چائے کافی میں کیفین ہے, آپ کی نکوٹین ہے اور یہ سب کچھ ہے, اسی طرح ان چیزوں میں بھی ہے. تو جب بھی آپ اپنی باڈی میں ایکسیس اماؤنٹ میں چیزیں ایڈ کریں گے تو اس کے انہیلدی افیکٹس آئیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ نے بات کی میں تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا میرا اختلاف ہے, کیونکہ اگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اگر ہم دیکھیں سو ایک طرف اگر ہم نارمل ڈرنکس کی بات کریں, دوسری طرف اگر ہم ڈائٹ ڈرنکس کی بات کریں سو ڈائٹ سے آپ کو اتنی شوگر وغیرہ نہیں مل رہی ہوتی. یہ ہے کہ ان میں ایسے کانٹینٹ اگر آپ ان ایسے تھوڑے سے انگریڈینٹس ایڈ کیے جاتے ہیں جن کو آپ پرماننٹ اگر استعمال کریں سو آپ کی برین ڈیولپمنٹ اس پہ فرق پڑتا ہے, آپ کی میموری جو ہے وہ تھوڑی سی ویک ہونے لگ جاتی ہے. لیکن شوگر جو ہے وہ obvious
ऑब्वियसली अगर आप दूसरे ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल करें उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग बर्गर्स और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और उसके साथ एक डाइट ड्रिंक जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं कि चलो कहीं से तो हम जो हैं कैलोरीज जो हैं उनको कम कर लें। बट ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। वंस इन अ ब्लू मून इज़ फाइन, यू आर ओके, गो विद इट। लेकिन अगर आप इनका बहुत ज़्यादा एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं, अल्टीमेटली इनके जो इसमें जो शुगर कंटेंट है ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, आपके मेंटल हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और अल्टीमेटली मोटापा, ओबेसिटी विच इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, उसके भी चांसेस जो हैं वो इंटेंसिफाई कर जाते हैं। थैंक यू सो मच समन फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ नए मौज़ूआत के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो के सेगमेंट में हम हिपोक्रेसी पर आज बात करना चाहेंगे, मुनाफिकत। क्योंकि अगर हम इस पूरी दुनिया में देखें, अपने आसपास देखें, तो हमें बहुत से मुनाफिक लोग मिलते हैं और एट टाइम्स हम खुद भी जो है मुनाफिकत कर रहे होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि हम भी मुनाफिकत कर सकते हैं या कर रहे हैं। हमारा ये अमल जो है वो भी मुनाफिकत के ज़ुमरे में आता है। साथ ही साथ हम जो हैं मतलब हम सब के कॉलो फेल में बहुत ज़्यादा तज़ाद होता है। हम किसी के मुँह पर कुछ कह रहे होते हैं, किसी के पीठ पीछे जो है वो हम कुछ कह रहे होते हैं, और हमारा अगर बस चले तो ये हम वाला जो लफ्ज़ है ना इसको तुम के साथ रिप्लेस कर दे। जैसे तुमने ये काम किया, तुमने ये गलत काम किया, तुमने मेरे साथ ज़्यादती की, तुम मुनाफिक हो। यानी हम जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को, या अगर हमसे कोई अमल हो रहा है सो हम उसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं होते। एंड मुनाफिकत इज़ बीइंग वेरी कॉमन दीज डेज़, ना सिर्फ आपके वर्क प्लेस पर बल्कि अगर हम घरों के एनवायरनमेंट भी देखें, रिश्तेदारों में भी देखें, सो वहाँ पर भी जो है मुनाफिकत आजकल बहुत देखी जाती है। सो बहसीयत मुआशरा हम इतने मुनाफिक क्यों हो चुके हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। और स्पेशली अगर हमें अपने वर्क प्लेस पर इस किस्म की सिचुएशन का सामना हो, अगर इस किस्म के हालात का सामना हो जहाँ पर हमें पता है कि ये बंदा हमसे मुनाफिकत कर रहा है, ये हमारे पीछे जो है वो कुछ और कह के आ रहा है और हमारे मुंह पे मीठा बना हुआ है और इस तरीके से हमारी लेग पुलिंग कर रहा है या हमारी जड़ें काट रहा है, तो फिर हमारा आगे से रवैया कैसा होना चाहिए, इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मलिहा समी। मलिहा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सबसे पहले, हाउ वुड यू डिफाइन हिपोक्रेसी? मुनाफिकत को आप किस तरह से डिफ़ाइन करना चाहेंगी? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग इन द शो। देखिए, मुनाफिकत को सबसे बेहतरीन जो इस्लाम में प्रॉफिट ने बताया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो मुनाफिक शख्स होगा वो जब भी बात करेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो पूरा नहीं करेगा, वादा खिलाफ़ी करेगा और उसके बहाने बताएगा। फिर तीसरा ये है कि उसके अमल से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप उसके पास कोई पैसे या कोई अमानत रखवाएंगे तो वो उसमें ख़यानत करेगा, और अगर आप उससे बहस करेंगे या कोई झगड़ा हो जाएगा तो बदकलामी पे शुरू हो जाएगा। ये बेस्ट और बड़ी डिफ़ाइंड जो है ना उन्होंने क्वालिटीज़ बता दी हैं मुनाफिक की। और अनफॉर्चुनेटली मुनाफिकत अब सोसाइटी में बहुत बढ़ गई है और लोग इसको डिप्लोमेसी से भी रिलेट करते हैं, जबकि डिप्लोमेसी समथिंग डिफरेंट। मुनाफिकत ये है कि जो लोग आपके साथ दोस्तों में भी खड़े होते हैं, दुश्मनों में भी खड़े होते हैं, वो आपके साथ भी चल रहे होते हैं, आपके दुश्मनों के साथ भी चल रहे होते हैं। आपकी मुखालफत आपके सामने नहीं करेंगे, आपके पीछे करेंगे, और आपको गिराने के लिए वो आपकी छोटी से छोटी बात और एक्शन को नोट करेंगे और फिर आपको अपने दिल में गिराएंगे और फिर लोगों के सामने पेश करेंगे। मतलब इन अ वे यू कैन से कि दे आर वेरी क्रूअल एट हार्ट, दे कैन डू एवरीथिंग कि वो आपकी रिस्पेक्ट कम करें, वो आपको डी वैल्यू करवाएं, लेकिन उसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। लेकिन दुश्मन जो होता है ना, वो सामने भी दुश्मन है, वो पीछे भी दुश्मन है, वो आपकी कभी अप्रिसिएशन नहीं करेगा। ये आपके पीछे आपके दुश्मन है, ये और आपके मुंह पर आपके बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन साथी। बिल्कुल, ये इस तरह से एक्ट करेंगे कि ये आपके साथ बैठ के आपके दुख भी सुनेंगे, आपकी खुशी में सेलिब्रेट भी करेंगे, लेकिन दिल से ये आपको कभी पसंद नहीं करेंगे। ये आपके खिलाफ प्लान्स रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इनसे पीछे रहें। दुनिया की दौड़ में ये आपको खींचेंगे पीछे की तरफ। दिस इज़ कॉल्ड मुनाफिकत। लेकिन हमारी सोसाइटी में अब ये इसलिए बढ़ गई है क्योंकि लोगों के रवैये जो हैं वो इससे रिलेट होते जा रहे हैं। लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जल्द अज जल्द मालदार हो जाएं, जल्द अज जल्द बेहतरीन स्टेटस पे चले जाएं, और जॉब्स में भी या इवन सोशल फैमिली स्टेटस में भी दूसरों को गिराकर अपने आप को बुलंद कर लें, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि कंपैरिजन करने से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और जैसा कि बताया गया इस्लाम में भी, आइमा किराम ने बताया कि जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हो तो बिलाखिर
आप उसमें खुद अच्छा देखिए, हम अपनी सराउंडिंग्स में, यानी अगर अपने वर्क प्लेस की बात करें, आप भी क्योंकि एक प्रोफेशनल खातून हैं, एक जगह पर आप नौकरी कर रही हैं, या अगर आपका अपना बिजनेस है, मैं भी एक जगह पर काम कर रही हूँ, वर्क प्लेस पर ऐसे लोग आपको बहुत मिलते हैं जो आपके मुंह पर तो आपके बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन साथी होते हैं, लेकिन आपके बिहाइंड जो हैं वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, आपकी बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं। हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? शुरू में तो नहीं समझ आ रही कि यार ये बंदा हमारा दोस्त है या दुश्मन है या मुनाफिकत कर रहा है हमसे, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए और हमारी वो जांच पड़ताल की हिस्स वो कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है? इसकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है कि आपने उनका रवैया अपने साथ भी देखना है और दूसरों के साथ भी देखना है। जो मुनाफिक होता है वो कभी भी अपना असल चेहरा नहीं दिखाता, वो हमेशा अपने असल चेहरे को छुपाता है। ये फैब्रिकेटेड लोग होते हैं, इनके चेहरे के ऊपर लेयर दर लेयर होती है। आपके साथ कुछ और हैं, कहीं जाएंगे तो वो चेंज हो जाएंगे, कहीं आपकी मुखालफत में बोलेंगे, कहीं आपकी तारीफ़ें भी कर रहे होते हैं। मतलब अगर आपने कोई अचीवमेंट हासिल कर ली है तो जो मुनाफिक इंसान होगा वो आपकी तारीफ़ों में आसमान तक चला जाएगा, मतलब वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देगा। इतनी तारीफ़ें आपकी अपने घर में नहीं हो रही होती जितनी ये सामने कर देते हैं। जो दुश्मन होगा वो कभी तारीफ़ नहीं करेगा, वो उल्टा उठ के चला जाएगा या खामोशी इख्तियार करेगा। जो दोस्त होगा वो हर हाल में तारीफ़ करेगा, वो कहेगा, वो आपकी खूबियाँ लोगों में बयान करेगा। नहीं, लेकिन दोस्त जो है वो तनकीद बराए इस्लाह भी करेगा। जी एग्जैक्टली, दोस्त तो देखे ना, अच्छाई में भी दोस्त है, बुरे वक्त में भी दोस्त है, उसकी ये क्वालिटी है। मुनाफिक आपके साथ अच्छे वक्त में आएगा, सेलिब्रेशंस करेगा, आपको बहुत पंप करेगा, लेकिन बुरे वक्त में वो सबसे पहले आपको छोड़ जाएगा। पहली क्वालिटी तो ये है कि वो आपके साथ बुरे वक्त में नहीं करेंगे और डाउनफॉल में सबसे पहले छोड़ देंगे। दूसरी क्वालिटी है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपना रास्ता देखो, अगर तुम्हारा रास्ता सीधा है तो तुम्हारा मुखालिफ तुम्हारे सामने ज़रूर आएगा। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा मुखालिफ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि तुम अपने रास्ते पे शक करो। आपके रास्ते में, आपके कैरियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके मुखालफीन आपको नज़र आएंगे और उनकी आंखों में एक मखसूस चमक होती है। मुनाफिकीन को आप कभी देखें, ये आपसे आंखें मिलाने से घबराते हैं, आपकी बात को रिपीट नहीं करते, अपनी ओपिनियन खोल के बयान नहीं करते, बात मुख्तसर करते हैं और बड़ी नपी तुले अंदाज में कि जिसमें दोनों तरफ गुंजाइश रहे, ना ये राइट पे आएंगे ना ये लेफ़्ट पे जाएंगे, ये कोशिश करेंगे बस दोनों रास्ते, सारे रास्ते खुले रखें। These are called people which are two-faced people and they are very dangerous। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अगर कोई आपकी बहुत ज़्यादा हाँ में लाए, या एक ऐसा इंसान जिसका कोई दुश्मन ही नहीं है, जिसके सारे दोस्त ही दोस्त हैं, तो ऐसा शख्स भी जो है वो मुनाफिक होता है। क्या वाकई ऐसा है कि एक इंसान जिससे कोई नाराज़ ही नहीं है, जिससे सारे राज़ी हैं और वो सबका दोस्त है, तो आपको नहीं लगता क्या ये वाकई बात ठीक है कि मुनाफिक होगा वो? नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपका अमल बताता है। देखें, जो नेक इंसान है वो सबके साथ नेक होता है, जो अच्छी सोल्स हैं वो रोमा सबके साथ अच्छी होती हैं, वो बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, उनमें कंपटीशन नहीं होता, वो दूसरों की तरक्की देख के रश करती हैं और वो दूसरों को दुआएं भी देती हैं। ठीक है, जो बुरी सोल्स होती हैं, जो छुपी हुई सोल्स होती हैं, आप समझ लें, आपको तंग करने वाले शरीर लोग जो होते हैं, वो इस पैराए में आते हैं कि वो बेसिकली झूठ पे मबनी लोग होते हैं, वो अपने असल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो अंदर से भी बुरे हैं, जो बाहर से भी बुरे हैं, ठीक है, उनका एक्ट भी बुरा है, वो खुद भी बुरे हैं और वो वैसे ही रहेंगे। दूसरे वो लोग हैं कि जिनका ऊपर बहुत अच्छा है, इंतहाई कल्चर्ड, इंतहाई मुहज़्ज़ब, इंतहाई प्रेजेंटेबल, एजुकेशनिस्ट, ठीक है, और मतलब आप उनके सामने उन लोग उनकी बातें करेंगे तो आपके ये जो दोनों हाथ हैं ना, ये जुड़ के यूँ आ जाएंगे, आप कहेंगे जी सुभान अल्लाह, उन जैसा तो बंदा ही कोई नहीं, ठीक है। लेकिन आप उनके एक्शंस देखेंगी, आपको समझ आ जाएगी, उनके एक्शन में ग्रीड होगी, सेल्फिशनेस होगी, ठीक है, और वो आपको किसी भी हाईएस्ट लेवल पे ले जाके एकदम छोड़ देंगे, ठीक है। दीज आर पीपल जो मुनाफिक हैं। तीसरे वो कैटेगरी के लोग होते हैं कि जो रियलिस्टिक हैं, जो सामने जो हैं वो सबके सामने हैं, वो उन्हें कोई डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, सबको लेके बढ़ते हैं और वो कहते हैं हम ऐसे ही हैं, चाहे हमें कोई अच्छा समझे चाहे बुरा समझे। दोज पीपल आर रियलिस्टिक पीपल, जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी सोल्स होती हैं। अच्छा, अगर हम अपने वर्क प्लेस पर बात करें, क्योंकि अगर हम प्रोफेशनल हैं या अगर हम देखें सो हम कोई ना कोई नौकरी कर रहे हैं, घर से बाहर ख़वातीन भी आजकल बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, नौकरी वगैरह करती हैं, नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करें,
وہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ کس طرح سے منافقین کو پہچان سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ پرابلم جو ہے، کیونکہ ہم اپنی ورک پلیس پر اپنا سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ وہاں پر سپینڈ کر رہے ہیں. ایون ہم اپنی فیملی کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں سپینڈ کرتے جتنا ہم اپنے یہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ورک پلیس پر اپنے کولیگز کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر منافقین کو کس طرح پہچانا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ ان کے ایکشنز پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے، جو منافقین ہوتے ہیں ان کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، وہ آپ کے لیے ہرڈلز کریٹ کریں گے، وہ بیک بائٹنگ کے ماہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی اچھی بھلی اچیومنٹ کو لوگوں کے سامنے بیان ضرور کریں گے، لیکن کوئی نہ کوئی کمی یا فالٹ بھی بتا دیں گے کہ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، اگر یہ بھی کام کر لیتا تو کمال ہو جاتا. وہ آپ کی کمیوں کو نوٹ کرتے ہیں. ہمیشہ منافقین کا یہ رویہ دیکھیے گا، وہ اپنے آپ کو بہت اچھا پروجیکٹ کر رہے ہوں گے اور آپ کو کہیں گے کہ تم اگر یہ 2-3 چیزیں کر لو تو بہترین ہو جاؤ گے. بیسیکلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ خوش آمدی ہیں، جو بہت زیادہ فلیٹرنگ کر رہے ہیں، جو بہت زیادہ آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی ایک ہوتا ہے نا کہ جو جاب پلیس پہ چودھری بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اب سب ہمارے ساتھ ہیں. تو دیز آر دا پیپل، دے آر ڈفرینٹ ان نیچر. اپنے منافق رشتہ داروں کا انسان کیسے مقابلہ کرے؟ کیونکہ منافقت جو ہے وہ خاندانوں میں بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں بھی ہوتی ہے. وہ آپ کے منہ پر تو آپ کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، دوسرے رشتہ داروں کے سامنے جا کے آپ کی برائیاں کرتے ہیں. آپ کے سامنے وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، لیکن ان سائڈ، ان ہارٹ آف ہارٹ وہ بہت زیادہ حسد کر رہے ہوتے ہیں، انسیکیور ہوتے ہیں. آپ کی خوشی میں وہ جینوئنلی خوش نہیں ہوتے، لیکن وہ دے آر جسٹ پریٹینڈنگ. مجھے ایسے لگتا ہے کوئی انسان جتنی مرضی منافقت کر لے، فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم کوئی انسان جو ہے اس کی باتوں میں آ سکتا ہے، لیکن لاسٹلی آپ کو یہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا. رشتہ داروں میں اس چیز کی پہچان کس طرح سے کی جائے؟ دیکھیں، رشتہ داروں میں ویری انفارچونیٹ ہے کہ حسد بہت زیادہ آ گیا ہے. تو حسد کی وجہ سے جو ہے یہ ساری پرابلم بڑھ رہی ہیں کہ وہ کسی کے پاس کوئی اللہ کی نعمت دیکھ نہیں سکتے، اور اگر وہ انہیں نعمت نہیں ملی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس سے بھی چلی جائے. حسد انسان کو نا تمام برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے، منافقت بھی آ جاتی ہے، اور جسے کہتے ہیں نا عیب جوئی بھی آ جاتی ہے. تو رشتہ داروں میں تو یہ ہے کہ آپ کم ملیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کم ملیں، پازیٹیو لوگوں سے ملیں جو پازیٹیو آپ کو لگتے ہیں. لیکن دنیا میں آپ سب کچھ نہیں بدل سکتے، آپ صرف اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. تو آپ یہی کوشش رکھیں اپنے اندر کہ آپ نے اچھی سول سے ملنا ہے، اور آپ نے کسی دوسرے تیسرے کی بات نہیں کرنی. آپ جس سول سے مل رہی ہیں، فار ایگزامپل 1 یا 2 سے، صرف ان سے ان کی بات کریں. جب آپ خود دوسروں کی باتیں نہیں کریں گے تو وہ بھی پھر آپ کے ساتھ وہ ایکٹ نہیں کر سکیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جس طرح سے اب رشتہ داروں نے پرابلم کریٹ کرنی شروع کر دی ہیں، تعلقات ٹوٹ رہے ہیں اور تعلقات میں رنجشیں بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے سکون روحیں ہوتی ہیں. بیسیکلی انہیں اندر سے سکون نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو خوش دیکھ نہیں سکتے، اس لیے وہ آپ کو اپنے ساتھ الجھانے کی کوشش کریں گے. آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ان سے مختصر کلام کریں، کم ملیں، کم بات کریں، اور ہمیشہ جو بھی نیگیٹو بات آنے لگے تو آپ اس پہ بات ختم کر دیں کہ جی، یا کسی اور کی برائی کہ جی نہ میں برائی سن سکتے ہیں، نہ ہمیں کرنے کی شوق. اچھا، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو آپ کے پاس نا دوسروں کی باتیں آپ کو پرووک کرتے ہیں، آپ کو ٹریگر کرتے ہیں کہ آپ کچھ بولیں. جب آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں نا تو وہ دوسرے لوگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں اس نے یہ کہا ہے. یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے پرووک کیا، ہم نے کوئی بات سٹارٹ کی. یہ چیز بھی جو ہے منافقوں میں بہت زیادہ، ایک جو ہے ہپوکریٹ جو ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ایک یہ چیز کامن ہوتی ہے. دیکھیں، ہم اپنے ورک پلیس پر دیکھیں بہت سے لوگ ہمیں منافقت کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ منہ پر تو ہمارے دوست ہوتے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سینز یا ہمارے پیچھے وہ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. مطلب ہم سے ہمارے ساتھ کسی کی بیٹھ کے برائی کر لیں گے جس کو انیشیٹ بھی انہوں نے خود ہی کیا ہوگا، لیکن وہ جا کے اس ریلیونٹ بندے پہ جا کے خود ہی سب کچھ بتا رہے ہوں گے کہ وہ تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا. وہ پھر ایک انسان جو ہے وہ ایٹ ٹائمز اس طرح کی سچویشن سے بہت زیادہ برن آؤٹ ہو جاتا ہے، ڈرینڈ ہو جاتا ہے، ایموشنلی بڑا اپسیٹ ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو ان سچویشن سے، کیونکہ یہ زندگی ہے، اس میں ایسی سچویشنز آنی ہی آنی ہے، ڈیٹیچ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہ پڑے جو کوئی کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے، کرنے دو جو مرضی ہے. اس میں نے ایک بہت اچھے ایکٹر ہیں انڈیا کے، ان کی بات سنی تھی تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں بہت ترقی حاصل کی
میں نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ میرے ساتھ والا جو ایکٹر ہے اس کی کتنی فلمیں ہٹ ہو رہی ہیں، وہ کتنا شاندار کام کر رہا ہے، لوگوں نے میرے کام کی تعریف بھی کی، بعض اوقات کام کی تنقید بھی کی، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے کام پہ فوکس کیا، اپنے کام پہ. تو دیکھیں یہ بات ہے کہ فوکس اپنے کام پہ رکھیں. آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے، کولیگز بھی ملیں گے. میں نے آپ سے پہلی بات یہ کی تھی کہ منافق کا ایک کام ہوگا آپ کو گرانا، آپ کو ڈیمیج دینا. اب وہ چاہے آپ کو باتوں میں ڈیمیج دے، وہ آپ کو عمل میں ڈیمیج دے، ان کا عمل ہمیشہ غلط ہوتا ہے، بیکاز یہ آپ کو نیگیٹو چیزوں کی طرف لے کے جائیں گے، نیگیٹو اعمال پہ اور لگائیں میرے گے. خیال میں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرت کی طرف سے نا وہ وائبز والی ایک چیز ہوتی ہے، آپ کی ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے، ایک ہنچ ہوتا ہے، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ، آپ کو وائبز آنے لگ جاتی ہیں دوسرے لوگوں سے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہی اور شی از ناٹ جینوئن، اور ہی اور شی از ناٹ پیور ود اس، اس کی انٹینشنز ہمارے لیے پیور نہیں. وہ جو ہنچ ہوتا ہے، وہ جو گٹ فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ بعد میں آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک تھی. اچھا، جب ہم ورکنگ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہاں پر اس طرح کی جب سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایٹ ٹائمز ہوتا کیا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کی ایموشنل پاور مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے، وہ زیادہ ایموشنلی اپسیٹ ہو جاتی ہیں، زیادہ پسڈ آف ہو جاتی ہیں، زیادہ مینٹلی جو ہے وہ اپسیٹ ہو کے ان چیزوں کو ایسے ہوتا ہے جیسے اپنے نروس پر سوار کر رہی ہیں. خواتین کے لیے کوئی پیغام جو ابھی آپ ہمارے شو کے توسط سے جو ہے وہ دینا چاہیں؟ خواتین کے لیے میرا بیسٹ پیغام تو یہی ہے کہ ورکنگ ویمن جو کہ پروفیشنلز ہوتی ہیں، وہ بہت طرح کے حالات انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کولیگز بھی ہوتے ہیں، ان کے سینئر باسز بھی ہوتے ہیں، سم ٹائم میل سم ٹائم فیمیل. تو انہیں اپنا مینٹل بیلنس بہت زیادہ پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں دنیا میں ہر میدان آپ جیت نہیں سکتے، بہت سارے میدان آپ کو چھوڑنے بھی پڑتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آپشنز چینج کرنی پڑتی ہیں، ڈائریکشنز بدلنی پڑتی ہیں، اور سم ٹائم آپ کا اپنا اپنے ایٹیچیوڈ کو پازیٹیو رکھیں. یہ ایک تو بیسٹ تھنگ یہ ہوگا کہ سب کے لیے اچھا سوچیں اور دوسروں کے خلاف پلاننگز مت کریں، کبھی کسی کو ڈیمیج دینے کی پلاننگ نہ کریں. اور اگر کوئی ون کر گیا ہے، سم ادر ٹیم ہیز وون دا میچ، یو سے کہ تو اس کو پھر اپریشیٹ کریں، دوسروں کی سکسیس کو اپریشیٹ کریں اور پازیٹیوٹی پھیلائیں. تو جب آپ خود پازیٹیو رہیں گے اور اچھی باتیں کہیں گے تو ڈیفینیٹلی عمل وہی واپس آئے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور چیز پر انسان کا نا پختہ ایمان ہونا چاہیے، واٹ گوز اراؤنڈ آلویز کمز اراؤنڈ. جو آپ جیسا کرتے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ ویسا ضرور ہوتا ہے، ابھی نہ ہو، چاہے مہینے بعد ہو، چاہے سال بعد ہو، چاہے 2 سال بعد ہو، آپ کو وہ چیزیں بھگتنی ضرور پڑتی ہیں. تو اگر کسی کا عمل آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں، آپ کا بھی وقت آئے گا اور آپ اپنی آنکھوں سے چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھیں گے. لیکن میرے خیال میں ان انٹینشنلی ہم سب گناہ گار ہیں، بہت سے گناہ کرتے ہیں، لیکن انٹینشنلی جو ہے کسی کو نہ کوئی نیگیٹیوٹی پھیلائیں، نہ خود ان سے نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ایبزارب کریں اور اپنے آپ کو ان سچویشن سے بالکل ڈیٹیچ کر لیں. تھینک یو سو مچ ملیحہ سمیع صاحبہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھی. ونڈرفل ہیونگ یو ان گڈ مارننگ لاہور. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد.